स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम क्लास 10 के इतिहास, भारत और समकालीन विश्व के पार्ट 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं। तो इसमें पहले सेक्शन में है संक्षेप में लिखें, जिसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें का जूसेप्पे मैत्सिनी। तो इसका उत्तर होगा जूसेप्पे मैत्सिनी इटली का एक महान क्रांतिकारी था। उसका जन्म 1807 ईस्वी में जेनोवा शहर में हुआ था। वह निरंकुश राजतंत्र का विरोधी एवं उदार लोकतंत्र का समर्थक था। उसने 1830 के दशक में एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, जिसके लिए उसने यंग इटली और यंग यूरोप नाम के दो गुप्त संगठन बनाए थे। उनका मानना था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। अगला है काउंट कैमिलो दे काउर। तो इसका उत्तर होगा काउंट कैमिलो दे काउर ना तो क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखता था। उसने मुख्यमंत्री के रूप में इटली के एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किया तथा कूटनीति और प्रत्यक्ष युद्ध के माध्यम से वह इटली का एकीकरण करने में सफल हुआ। अगला है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। इसका उत्तर होगा 15वीं शताब्दी में यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप से आने वाले क्रांतिकारी विचारों से प्रेरणा पाकर 1821 ईस्वी में यूनानियों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना शुरू किया। उस समय यूनान को पश्चिमी यूरोप का भी समर्थन प्राप्त हुआ। साहित्यकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालनकर्ता बताया तथा यूनानी संस्कृति का महिमामंडन किया। इस प्रकार यूनान मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए तैयार हो गया। अंततः एक लंबे संघर्ष के बाद 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। अगला है फ्रैंकफर्ट संसद। इसका उत्तर होगा 18 मई 1848 ईस्वी के दिन जर्मनी में 830 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में रखी गई थी। वहां जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। संसद में मध्य वर्ग के लोगों की संख्या अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो दिए। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हो गई। अगला है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। इसका उत्तर होगा राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। फिर भी उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने का मुद्दा विवादास्पद था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए तथा राजनीतिक बैठकों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। इसका यह परिणाम हुआ कि महिला अधिकारों के प्रति उदारवादियों तथा शासकों के विचार में परिवर्तन हुआ तथा महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकारों का मार्ग प्रशस्त हो गया। अब इसमें दूसरा प्रश्न है फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। तो इसका उत्तर होगा फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने निम्नलिखित कदम उठाए। इसमें पहला कदम है सबसे पहले पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। दूसरा है एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। तीसरा है सक्रिय नागरिकों द्वारा चुनी गई एक सभा का गठन किया गया, जिसका नाम नेशनल असेंबली रखा गया। चौथा है राष्ट्र के नाम पर नई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई और शहीदों का गुणगान हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। छठा है आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया और नाप तोल की एक समान व्यवस्था लागू की गई। और सातवां है अलग अलग बोलियों के स्थान पर पेरिस में बोले जाने वाली फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित किया गया। अब तीसरा प्रश्न है मेरियान और जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? तो इसका उत्तर होगा फ्रांस में राष्ट्र के प्रतीक के रूप में लोकप्रिय ईसाई नाम मरियान दिया गया, जिसने लाल टोपी, तिरंगा और कलगी के साथ दिखाया गया और उसकी प्रतिमा सार्वजनिक चौराहों पर लगाई गई ताकि लोगों को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। इसी प्रकार जर्मनी में जर्मन राष्ट्र के प्रतीक के रूप में जर्मेनिया को रूपक माना गया
उसे बलूत वृक्ष के पत्तों के मुकुट से सजाया गया, क्योंकि जर्मनी में बलूत को वीरता का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार मरियान और जर्मनिया को चित्रित किया गया, उसका व्यापक महत्व था। मरियान को प्रतिमा को स्वतंत्रता, एकता और न्याय का प्रतीक माना गया। इससे जनता में इन उदार राजनीतिक भावनाओं का संचार हुआ। इसी प्रकार जर्मेनिया का चित्र स्वतंत्रता, शक्ति, बहादुरी, शांति तथा एक नए युग के सूत्रपात के प्रतीक था। जर्मनी की जनता को इससे राष्ट्र के गौरव का बोध हुआ। अगला चौथा प्रश्न है, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं। तो इसका उत्तर होगा, जर्मन संघ के उदारवादी मध्य वर्ग 1848 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट संसद में मिले। उनका उद्देश्य था जर्मनी को एक राष्ट्र बनाना, लेकिन उनकी योजना असफल हो गई। इस योजना को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। प्रशा के मुख्यमंत्री ओटोमन बिस्मार्क ने जर्मन संघ के एकीकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस ने 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? तो इसका उत्तर होगा, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने निम्नलिखित बदलाव किए। पहला, धर्म के आधारित विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया और कानून के समक्ष सबकी बराबरी के नियम को लागू किया। दूसरा, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बना गया। तीसरा, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया गया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई गई। चौथा है, शहरों में कारीगरों की श्रेणी संघ के विभिन्न नियंत्रणों को समाप्त कर दिया। पांचवा है, यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया गया। और छठा है, मानक नाप तोल के पैमाने चलाए गए और एक राष्ट्रीय मुद्रा चलाई गई। अब इसमें दूसरा सेक्शन है, चर्चा करें। इसमें पहला प्रश्न है, उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है? उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया? तो इसका उत्तर होगा, उदारवादियों की 1848 की क्रांति का मतलब था कि वे स्वतंत्र राष्ट्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे, जहां क्रांति की स्वतंत्रता और सभी लोगों के लिए समान कानून और स्वतंत्रता हो। इसके जो है राजनीतिक विचार, निरंकुश राजतंत्र तथा पादरी एवं कुलीन वर्ग के लोगों ने विशेष अधिकारों की समाप्ति। दूसरा, मताधिकार पर आधारित संसदीय शासन व्यवस्था। इसके सामाजिक विचार, समाज में स्वतंत्रता की भावना का विचार। और दूसरा, राजा नहीं बल्कि राष्ट्र राज्य के प्रति भक्ति का प्रचार प्रसार। और तीसरा, आर्थिक विकास। इसका है उदारवादी बाजारों की व्यवस्था, जनता पर करों के बोझ में कमी। इसका दूसरा प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दें। तो इसका उत्तर है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। कला, काव्य और संगीत ने राष्ट्रवाद की भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग किया। सच्ची जर्मनी संस्कृति वहां के लोगों में निहित है। लोकगीत, जनकाव्य व लोक नृत्य इसका हिस्सा है। भाषा का प्रभाव राष्ट्रीय भावनाओं में देखने के लिए रूसी भाषा को पोलैंड पर थोपना था। तीसरा है, इन्हीं 2 देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। तो इसका उत्तर होगा, 19वीं सदी में राष्ट्र का विकास विभिन्न देशों में हुआ। भारत में साम्राज्यवादी शक्तियों ने वहां के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक ढांचों को नष्ट कर दिया। यहाँ अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। वहीं वियतनाम में फ्रांसीसी भाषा की वृद्धि के लिए कई स्कूल खोले गए। इन दोनों प्रयत्नों का प्रतिफल राष्ट्रवाद के रूप में वहां विकसित हुआ। और चौथा है, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था। तो इसका उत्तर होगा, ब्रिटेन के राष्ट्र राज्य का मॉडल माना जाता है। यह एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था। ब्रिटेन अपनी जातीय पहचान के लिए जाने जाते हैं। एक लंबे संघर्ष और टकराव के बाद 1688 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने राजतंत्र से सत्ता छीन ली थी तथा राष्ट्र राज्य के निर्माण में यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन सामने आया, जबकि अन्य यूरोपीय देशों में इसका उल्टा वहां लंबी क्रांतियां हुई थी। इस प्रकार ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के इतिहास शेष यूरोप की तुलना में भिन्न था। दूसरा प्रश्न है,
बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? तो इसका उत्तर होगा निम्नलिखित कारणों से बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवादी तनाव पनपा। पहला है बाल्कन प्रदेश में अनेक जातीय समूह निवास करते थे। दूसरा है बाल्कन प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, जो अपने पतन के कगार पर था। तीसरा है स्लाव बाल्कन के जातीय समूह भी उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके, अतः ये सभी जातीय समूह राष्ट्र राज्य की मांग करने के लगे। चौथा है बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और अपने राज्य के अपने लिए और प्रत्येक राज्य अपने लिए ज्यादा से ज्यादा इलाका हथियाना चाहते थे। और पांचवा है रूस, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि जो है ये वीडियो कैसा लगा। और अगर अच्छा ना लगा हो तो हमें कमेंट करके बताइए, तो ताकि हम अगले वीडियो में सुधार कर सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।